नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एसपीए के नीट फेस्ट 2026 में। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको नीट की फ्री क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अब यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप एक काम करना कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी बच्चे हैं जो नीट की हाई फाई फीस, जो भी अधिक फीस में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से वो पिछड़ जाते हैं, तो उनके पास में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि हमें भी अब पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, हमें भी डॉक्टर बन सकते हैं भविष्य में। ताकि यहाँ पे फ्री क्लासेज मिल रही है, तो आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों के पास शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अपन आज यहाँ पे आए इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे, मेरा आने का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ मेरे को जो भी बच्चे हैं जो अच्छी फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका भी सपना होता है नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो उन्हीं के लिए इस सेशन को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री, वो भी 1 चैप्टर से लेकर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है वो नीट के, वो सारे चैप्टर मैं आपको यहाँ पे रेगुलरली रूप से उपलब्ध कराऊंगा। हो सके जितना कंटेंट, जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट, 100% कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे से 100% लेने की कोशिश करोगे। 100% मैं दूंगा, 100% आप देंगे, तो ये मिलके हो जाता है 200%। 200% तो नीट का एग्जाम भी नहीं होता है, 100% ही होता है, समझ गए। तो मैं जितना आपको दूंगा 100%, आपको भी 100% मेहनत करना है, तो मिलके हो जाता है 200%। 200% में नीट जैसा एग्जाम अपन क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो अपन को पता है कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, अपनी केमिस्ट्री के, अपने रसायन के कितने क्वेश्चन आते हैं। 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में 15, इनऑर्गेनिक में 15 और फिजिकल में 15। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन। इसमें अपन को पढ़ने पड़ते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सहसंयोजक बंध जैसे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं इसमें। तो अपन इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणा। रसायन की मूल अवधारणा जो नीट, IIT, JEE और एग्रीकल्चर सेक्टर में CUT, JET जैसे बड़े एग्जामों में ये बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को पूछा जाता है केमिस्ट्री में। क्यों पूछा जाता है, इसका कारण ये है कि ये चैप्टर है बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टरों से जुड़ा होता है। केमिस्ट्री के जो चैप्टर होते हैं उनमें इसकी समरी पाई जाती है। इसी कारण से इस चैप्टर को एक अच्छा वेटेज वाला चैप्टर मानते हैं, ठीक है। अपन अपना टाइम वेस्ट किए बना इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करेंगे। इसी के बीच में आपको सिर्फ अपने जो लक्ष्य है उसके लिए अपने को अपना डेडिकेट अप टू एग्ज़ाम क्या रहना, अपने को डेडिकेट। इसके बीच में आपको बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे टर्निंग पॉइंट आएंगे जहां आपको लगेगा कि नीट मेरे बस का नहीं है। उसी के बीच में आपको सिर्फ एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये मेरे बस का है। सबसे पहला जो डाउट है वो खुद के ऊपर आता है, समझ रहे हो। जिस दिन आपको अपने ऊपर से सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा, सेल्फ डाउट से सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, उस दिन आप कामयाबी की राह पर हो। उस दिन आपको सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपको सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फ़र्क करना आ गया। अगर खुद पे विश्वास हो तो कुछ भी कर सकते हैं, और खुद पे डाउट हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करने की सोचते हैं उससे पहले डाउट हो जाता है, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक आदमी के पास एक स्पेशलिटी होती है जो उस आदमी के ही अंदर पाई जाती है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर एक स्पेशलिटी होती है। जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। हर एक आदमी के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, उस चीज़ में वो माहिर होता है। तो भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है, कुछ अलग अलग काम करवाने होंगे तो ही अलग अलग बनाया है। ऐसा तो नहीं एक ही इंसान को पैदा करता, एक ही इंसान यहाँ पे आता, एक ही इंसान सारे काम करके चला जाता। सबको बनाया है तो किसी उद्देश्य से बनाया है, अपने को भी किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा है। तो अपने को सिर्फ अपने अंदर के जो सिकंदर है उसको पहचानना है और अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना है। सिर्फ गोल अपना नीट 2026 क्रैक करना है, नीट 2026 क्रैक करना है। सिर्फ अपने सामने इसको लिख लो, नीट 2026 क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है। तो आप उसको बार बार, जिस चीज़ को अपन देखोगे, जिस चीज़ को अपन बार बार देखते हैं, अपन उसको सोचते हैं, तो वो चीज़ होने लग जाती है। प्रकृति यही चाहती है कि अपन जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसको अपन अपने हाथों से लिख दे, अपने निगाहों के सामने रखें।
तो प्रकृति उस चीज़ को देने में लग जाती है। जैसा तुमने सुना होगा, बहुत सारी मूवियों में बोलते हैं, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, तो अपना गोल सिर्फ नीट होना चाहिए, तो सारी प्रकृति अपने को उस नीट के पर्यावरण की तरफ ले जाएगी, तो अपने को नीट जैसा एग्ज़ाम अपन फाइट कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि नीट जो एग्ज़ाम है वो एक दिन की संघर्ष नहीं है, तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे दौर आएंगे जहां आपको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। उसी के चलते आपको एक चीज़ कॉमन रखनी है, क्लैरिटी विद कंसिस्टेंसी। ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है क्लैरिटी विद कंसिस्टेंसी, ईमानदारी के साथ मेहनत करना। इसके दौर में आपको जैसा लगे कि आपका नहीं हो रहा है, आपको कोचिंग जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया, हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ये सबके साथ में होता है। मिडिल क्लास की जो भी फैमिली होती है सबके साथ में ऐसा ही होता है, लेकिन आपको इनके बीच में क्लैरिटी विद कंसिस्टेंसी रखना है। इसी बीच में आपने क्लैरिटी विद और कंसिस्टेंसी को रखा तो आप नीट जैसे क्या बड़े बड़े एग्जाम, IIT, JEE एडवांस जैसे बड़े बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। UPSC तक के एग्जाम को अपन क्रैक कर सकते हैं। अपने अंदर जो सिकंदर है उसको नहीं मारना है, अपने अंदर जो भी आलस है, आलसी है, उसको निकाल के बाहर फेंक देना है, आलस है उसको निकाल के फेंक देना है। ठीक है, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अपनी जो केमिस्ट्री है, अपन जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाने पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। आपका जो मूल मंत्र क्या होना चाहिए केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री को अपनी मुट्ठी में कैसे किया जाए, इसका एक मूल मंत्र होता है। सबसे पहले जो टीचर पढ़ाता है उस पढ़ाई हुए टीचर की क्लास को एकदम सिंसियरली कंसेप्ट बाई, जैसे टीचर ने कंसेप्ट बोला उसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में छाप लो बस। और जब टीचर बोर्ड पे तुमको कुछ लिखाए, कुछ समझाए, तो उसको उस ध्यान से समझो। उसके बाद में जो टीचर ने बोर्ड पे लिखाया उसको तुम बिना देख के लिखने की कोशिश करो। एक बार कठिनाई आएगी, दूसरी बार कठिनाई आएगी, तीसरी बार आएगी, चौथी बार आएगी, पाँचवीं बार आएगी, तब तक तुम उस पे 10 से 20 बार एक बार उस प्रैक्टिस को नहीं कर लोगे। 10 से 20 बार करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर वो स्किल पावर विकसित ना हो जाए कि तुम टीचर के लिखाई हुए को एक बार में ही नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो इसको बार बार दोहराओगे तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपको बार बार यही प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बिना देख के लिखने की कोशिश करना है। टीचर ने एक बार लिखा दिया उसको ध्यान से देखो पहले, फिर उसके बाद में उसको बिना देख के लिखने की कोशिश करोगे तो आपको वो लिखने की आदत हो जाएगी और आपको केमिस्ट्री का 50% हिस्सा आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी थ्योरी याद करोगे केमिस्ट्री की, उसके बाद में अपने को क्या निकालना है, उसके कंसेप्टों को समझना है, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज, सीरियल वाइज कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद में अपने को जहाँ से भी अपने को नीट के पुराने क्वेश्चन जिस चैप्टर से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसके नीट के पुराने क्वेश्चनों को निकालो, उनमें से ढूंढो, उनमें से उस क्वेश्चन को कोशिश करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें डाउट होता है तो फिर से थ्योरी पे आओ, फिर थ्योरी में देखो कि क्या इसका सॉल्यूशन है। फिर से ऐसे मेहनत करोगे तो आपको वो चैप्टर एक लंबे लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसे रटा, जैसे अपन हिंदी को पढ़ते हैं ऐसे रटोगे तो केमिस्ट्री अधिक समय तक याद नहीं रहती है। सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए अपने को लगेगा कि अपने को याद हो गया, लेकिन अधिक समय तक वो याद नहीं रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर नीट का आगाज बैच। अपने को नीट में झंडा लहराना है। अपन को क्या करना है, सिर्फ अपने दिमाग में 3 चीज़ें सेट होनी चाहिए। मेरे को मेहनत करनी है, दूसरा ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, और इसी के चलते मेरे को क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। 3 ही चीज़ तुमको याद रखनी है नीट के एग्ज़ाम तक, अप टू डेट, आज से और नीट के एग्ज़ाम तक। तब तुम जाके नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ये छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है कि JET को अपने जो नीट है वो उसको अपन एक दिन में ही पढ़ा, एक दिन में नीट क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं है। 24 से 25 लाख बच्चे हर साल इसको एग्ज़ाम को देते हैं। कंडक्ट NTA कराता है, इसको एग्ज़ाम कराता है, इसके बाद में इसकी काउंसलिंग होती है, उसके बाद में पता चलता है कि 1 लाख बच्चों को ही कॉलेज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज मिले हैं, बाकी 23 लाख बच्चे फिर से अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं। 24 या 25 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने को सिर्फ 1 सीट से मतलब है, अपनी 1 सीट से मतलब है। जिस दिन तुम ये सोचने लग जाओगे कि मेरे को सिर्फ 1 सीट से मतलब है, मेरे से मतलब है, उस दिन तुम्हें वो सीट मिल जाएगी। लेकिन तुम क्या सोचते हो, 24 से 25 लाख फॉर्म है, हमारा तो कहाँ ही होगा। ऐसा नहीं है, अपने को सिर्फ अपनी 1 सीट से मतलब है, अपने को सिर्फ अपने लक्ष्य से मतलब है, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। और पढ़ाई भी करो तो ऐसी करो कि अपना जो रूम पार्टनर है
आपसे डरने लग जाए, अपना जो रूम पार्टनर होता है वो अपने से डरने लग जाए, यार अपना तो कहाँ ही होगा सिलेक्शन, ये देख ये पढ़ता है ऐसे, तो ऐसी पढ़ाई उस लेवल की पढ़ाई करो कि सामने वाले को डर लगने लग जाए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने बहुत सारी बातें कर ली, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, ये अपना पहला चैप्टर है किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणा। तो अपन इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप ये जानो कि इसमें होता क्या है, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। चैप्टर ये कहना चाहता है, सबसे पहले तो अपन को ये जानना है कि रसायन होता क्या है। उसके बाद में अपन को देखना है कि अपने जो दैनिक जीवन है, अपना दैनिक चर्या है, दैनिक जीवन में अपन की रसायन का क्या महत्व होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि मोल क्या होता है, मोल्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं, रसायन की क्या क्या अवधारणाएं हैं, वाष्प घनत्व क्या है, अणुभार क्या है, परमाणु भार क्या है, इन सब के बारे में जो अपन पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणा। इसीलिए इस चैप्टर को केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसकी नींव बोला जाता है। अगर जिसको ये अच्छे से याद हो जाता है तो बाकी चैप्टर में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, क्योंकि सारे जो कंसेप्ट है वो इस चैप्टर के जुड़े होते हैं एक दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अपना एक पहला पॉइंट, रसायन। Who's this chemical? रसायन क्या है, केमिकल क्या है, रसायन क्या है। तो जैसा आप जानते हो रसायन को क्या बोलते हैं। अपना जो इंडिया है, भारत है, इस भारत का हृदय किसको बोलते हैं? दिल्ली को, क्योंकि जितनी भी संस्थान है, आईआईटी की संस्थान है, नीट के एम्स कॉलेज वगैरह सारे कहाँ पे हैं? दिल्ली में। जितने भी सेंट्रल राष्ट्रपति भवन सारे कहाँ पे हैं? दिल्ली में, क्योंकि इसको भारत का हृदय बोलते हैं दिल्ली को। उसी प्रकार से रसायन को क्या बोलते हैं? विज्ञान का हृदय, केंद्र। समझ गए? विज्ञान का केंद्र किसको बोलते हैं? केमिकल मतलब रसायन को, इसे बोल सकते हैं अपन विज्ञान का केंद्र। विज्ञान का केंद्र, विज्ञान का हृदय, विज्ञान का केंद्र, विज्ञान का हृदय आदि। रसायन क्या होता है? विज्ञान का केंद्र, विज्ञान का हृदय, विज्ञान का हब। ठीक है, सेंटर। जैसे अपने भारत में क्या है? दिल्ली। दिल्ली से ही सारे देश की राजधानी है दिल्ली, वहीं से सारी संस्थाएं चलती है। सारा सिस्टम कहाँ से चलता है भारत का? दिल्ली से। दिल्ली में ही सारे राजनेता, नेता वगैरह सब कहाँ रहते हैं? सारे दिल्ली में। सारे संस्थान दिल्ली में, सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज सारे कहाँ पे? दिल्ली में। तो उसे क्या बोलते हैं? भारत का हृदय। उसी प्रकार से रसायन को क्या बोलते हैं? विज्ञान का केंद्र या विज्ञान का हृदय, विज्ञान का हार्ट्स। ठीक है, तो ये होता है रसायन क्या है। अब इसके बाद में रसायन की एक परिभाषा दी गई थी, वो था हाफमान। हाफमान जी ने बोला था कि प्रकृति में जितने भी ज्ञात और अज्ञात तत्व हैं, प्रकृति में जितने भी ज्ञात और अज्ञात तत्व हैं, जिनसे क्या बनते हैं? अणु। उनमें होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? रसायन या केमिकल। ठीक है, क्या बोला था हाफमैन जी ने? प्रकृति में जितने भी ज्ञात व अज्ञात तत्व हैं,
जिनसे अणु का निर्माण होता है एवं इनमें परिवर्तन भी होता है, उसे रसायन कहते हैं। सबसे पहले तो रसायन को क्या बोलते हैं? विज्ञान का केंद्र, विज्ञान का हार्ट या हृदय। उसके बाद में हाफमैन जी ने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? प्रकृति में जितने भी ज्ञात अज्ञात तत्व हैं जिनसे अणु का निर्माण होता हो, प्रकृति में जितने भी ज्ञात और अज्ञात तत्व हैं उनसे अणु का निर्माण होता है एवं इनमें परिवर्तन भी होता है, उसे क्या बोलते हैं? रसायन या केमिकल। ये तो इसकी परिभाषा दी थी, किसने दी थी? हाफमैन के अनुसार, हाफमैन जी के अनुसार। अब इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में अपने को पढ़ना है परमाणु भार, एटम मास। परमाणु भार क्या है? परमाणु भार क्या है? परमाणु भार कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से समझो, अपनी भाषा में समझो। परमाणु भार, एटम मास किसे बोलते हैं? सबसे पहला तो तुमने सुना होगा, पहले 10th क्लास में पढ़ते थे अपन परमाणु क्रमांक, जिसको क्या लिखते हैं? Z। परमाणु भार भी तुमने सुना होगा। इसके बाद में तुमने क्या सुना होगा? प्रोटॉन भी सुना होगा। इसके बाद में तुमने सुना होगा न्यूट्रॉन, और इसी के तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन। ये नाम तो तुमने सबने सुन के रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक वगैरह। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं। तो परमाणु भार बोलते किसे हैं? एटम मास बोलते किसे हैं? एटम मास अपन इसे बोल सकते हैं Z प्लस प्रोटॉन। Z प्लस प्रोटॉन, एक मिनट, Z प्लस न्यूट्रॉन, Z प्लस न्यूट्रॉन, या फिर ये देख लिया, Z प्लस न्यूट्रॉन, दूसरा P प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार, एटम मास अपने को किसे बोलते हैं? परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर क्या बनाती है? परमाणु भार या एटम मास। परमाणु भार या एटम मास क्या क्या मिलकर बनते हैं? परमाणु भार, एटम मास कैसे मिलता है? परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर के क्या बनाती है? परमाणु भार। या फिर दूसरे तौर से समझ सकते हैं, जितना किसी तत्व का, जैसे किसी तत्व का ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Z1। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। और इसमें एटम मास कितना होगा इसका? 1। तो सारे आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। उसके प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो उसका परमाणु भार कितना होता है? 1। अब परमाणु भार कैसे निकालते हैं उसका, ये तुम देख लो। यहाँ से परमाणु भार नहीं है, मैंने मान के मिटा दिया। तो अपने को उसका परमाणु भार कैसे निकालना है? परमाणु भार निकालने के लिए परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आता है? परमाणु भार। उसे ही क्या बोलते हैं? परमाणु भार। ठीक है। परमाणु क्रमांक एवं न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर के क्या बनाती है? परमाणु भार, एटम मास। तो ये सीधा याद रखना, परमाणु क्रमांक की जगह प्रोटॉन भी हो सकता है। ठीक है। प्रोटॉन, जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के बराबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
जैसे अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये है सोडियम, सोडियम का ये क्या है, इसका एटम मास, परमाणु भार, ये इसका क्या है Z, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को ही अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, जितने परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अपने को भी इसमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकालना है अपने को, न्यूट्रॉन की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं अपने पास क्या क्या दे के रखा है। परमाणु भार कितना है 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11। अपने को क्या करना है न्यूट्रॉन की संख्या के लिए, अपने मैंने इसे बताया तुमको अभी, Z प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे सूत्र लिखाया था। परमाणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं। अभी अपने को क्या पूछ रहा है, वो न्यूट्रॉन की संख्या। तो अपने को क्या करना है, न्यूट्रॉन को यहाँ से A माइनस जेड। तो देखना न्यूट्रॉन की संख्या, सोडियम के पास में, जो सोडियम के पास में है, परमाणु भार कितना है सोडियम का 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 12। समझ गए, नहीं समझ में आया दोबारा से समझो। अपन ने एक उदाहरण ले लिया सोडियम, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, एटम मास 23, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। परमाणु क्रमांक को अपन प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। तो अपने को क्या निकालना है इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या। आपने से पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका परमाणु भार कितना है 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो अपन ने अभी एक सूत्र बताया था इस पिछले वाली स्लाइड में, जब अपने को परमाणु भार निकालना हो तो क्या करते हैं अपन, परमाणु क्रमांक को न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं। लेकिन अपने से अभी क्या पूछा उसने, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अपने को न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस न्यूट्रॉन को यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठा के, और इससे को यहाँ लिख दिया। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ परमाणु भार में से क्या करना है, परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना है। इसके बाद में जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रॉन। जैसे कि देख लो सोडियम के पास में कितने न्यूट्रॉन होते हैं 12। ठीक है, दूसरा उदाहरण, किसी के समझ में नहीं आया, दूसरा उदाहरण देख लो। अपन ने ले लिया सल्फर 32, 16। इसमें मेरे को बताओ परमाणु भार कितना है इसका 32, इसमें परमाणु क्रमांक Z कितना है 16, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 16। अपने को ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी बताया है Z प्लस न्यूट्रॉन। जब अपने को परमाणु भार निकालना होता है तो उसके लिए ये सूत्र लगाते हैं, और जब अपने को न्यूट्रॉन की संख्या लगानी है तो उसके लिए ऐसे लिखना है A माइनस जेड। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे परमाणु भार कितना है 32 और परमाणु क्रमांक कितना है 16। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 16। तो अपने पास सोडियम में, ये सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 16। समझ गए, ऐसे इनको क्या निकालते हैं अपन, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। उसी में परमाणु भार किसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, परमाणु भार। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। पहला पॉइंट अपना क्या था, रसायन क्या है। रसायन क्या है ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। रसायन क्या है, रसायन विज्ञान का केंद्र है या विज्ञान का हार्ट है या हृदय है। इसमें सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी, हाफमान जी ने। हाफमान जी आए थे, उन्होंने बोला था कि प्रकृति में जितने भी ज्ञात एवं अज्ञात तत्व हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, जितने भी प्रकृति में ज्ञात एवं अज्ञात तत्व हैं उनको अपन मिलाकर के क्या बना सकते हैं, अणु, और इन अणु में जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रसायन। तो ये बोला था हाफमान जी ने। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था परमाणु भार किसे बोलते हैं। परमाणु भार किसे बोलते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, परमाणु भार या एटम मास। इसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट होगा अभी रसायन का महत्व। रसायन का महत्व क्या है, दूसरा पॉइंट अपना है रसायन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल। रसायन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल क्या है,
रसायन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल। अपन को पता है अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रसायन काम आते हैं। अपन को बुखार आता है, अपन टैबलेट्स लेते हैं। अपन का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर रक्त पाया जाता है। रक्त में भी क्या पाया जाता है, रक्त में भी रसायन पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन जैसे रसायन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। जैसे अपने को दैनिक जीवन में जो अपने काम आती है वो अपने को पढ़नी है इसमें, ठीक है। दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ दैनिक जीवन लाइफ में, ठीक है। दैनिक डेली लाइफ में अपने डेली के रूटीन में क्या क्या काम आते हैं रसायन में, ठीक है, अपने को वो पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन। जो अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन Hb। इस हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। हीमोग्लोबिन का लाल रंग, हीमोग्लोबिन का कारण लाल रंग किसके कारण होता है, हिमवर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हिमवर्णक। और हिमवर्णक किससे बनता है, आयरन से। तो ये किस में आता है, आयरन केमिकल में। केमिकल मीन्स रसायन में आता है। तो इसका भी महत्व है ना अपनी बॉडी के अंदर, वो ही मैं बताना चाहता हूँ कि दैनिक जीवन में रसायन का महत्व क्या है या रसायन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल। तो यही है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले तो कहाँ हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन मानव के रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, हिमवर्णक, जो इस रक्त को लाल करते हैं, ठीक है। और उनके अंदर पाया जाता है आयरन। आयरन अपने जीवन में उपयोग होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में। लिख लेंगे अपन 1 by 1। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में। दूसरा है मायोग्लोबिन। जो कहाँ पे पाया जाता है, पेशियों में। तीसरा है अपना लैग हीमोग्लोबिन, जो किस में पाया जाता है, दलहनी फसलों या लेगुमिनेसी कुल की फसलों की जड़ों में। लेगुमिनेसी कुल की फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में काम क्या होता है इसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण मीन्स आपको समझा देता हूँ। स्थिरीकरण मीन्स जैसे कि ये है अमोनियम, ये है अमोनिया, इसको किस में बदलना, NO3 या NO2। नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदलना। सबसे पहले अपने जो दैनिक जीवन में रसायन का जो महत्व होता है उसमें आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा मानव का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। उसमें क्या पाया जाता है, हिमवर्णक के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन किसका पार्ट है, केमिकल का, रसायन का, ठीक है। तो 3 प्रकार की हीमोग्लोबिन पाई जाती है, 3 प्रकार की ग्लोबिन पाई जाती है। एक तो होती है हीमोग्लोबिन जो किसमें पाई जाती है, रक्त में। काम क्या होता है, रक्त को लाल करना। दूसरी होती है लैग हीमोग्लोबिन जो किसमें पाई जाती है, दलहनी फसलों या लेगुमिनेसी कुल की जो फसलें हैं उनकी जड़ों में। काम क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण कैसे होता है, अमोनियम या अमोनिया को किसमें बदलना, नाइट्राइट या नाइट्रेट में, ठीक है। जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के द्वारा होती है, जो तुम एग्रीकल्चर में या फिर बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में था मायोग्लोबिन, जो कहाँ पे पाया जाता है, पेशियों के अंदर। पेशियों के अंदर क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन। रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और जो दलहनी फसलों की जड़ों में उसमें क्या पाया जाता है, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये होता है इसका एक महत्व। दूसरा महत्व जो अपने कोबाल्ट CO, कोबाल्ट के द्वारा क्या बनती है, विटामिन B12, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइनोकोबालेमिन।
साइनोकोबालेमिन। कोबाल्ट से क्या बनती है? विटामिन B12, जिसको अपन कौन सी विटामिन B12 जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, ये इसका एक दूसरा महत्व है। इसी के बाद में अपने और भी इम्पोर्टेंस है रसायन के, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये 3 प्रकार की ग्लोबिन थी। एक तो होती है हीमोग्लोबिन जो किसमें पाई जाती है? रक्त में। दूसरी कौन सी होती है? मायोग्लोबिन जो कहाँ पाई जाती है? पेशियों में। तीसरी होती है लैग हीमोग्लोबिन जो कहाँ पाई जाती है? दलहनी फसलों की जड़ों में। काम क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। ठीक है, इसी के बाद में कोबाल्ट जिसमें विटामिन B12, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी दूसरा 1 मिनट रुको, और भी इम्पोर्टेंस है इनके। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन, वर्षा के जल का pH मान क्या हो जाता है? 7 से कम। 7 से कम मतलब 5.6 से कम हो जाता है, जिससे क्या होती है? अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती कैसे है? एक अच्छा सा डिजाइन से आपको बताता हूँ तो समझ में आएगा। ये बादल है, इधर बारिश हो रही है बादलों से। ये अपना वायुमंडल है। वायुमंडल में जो अपन यातायात के साधन है उनसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें मुक्त होती है। सबसे पहले बारिश के पानी में क्या आता है? H2O प्लस वायुमंडल में क्या होती है? CO2। ये दोनों मिलके क्या बना देती है? H2CO3, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, यही कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल के साथ मिलता है, जिसके कारण pH मान कितना होता है? 5.6 से अधिक। और इस वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? सामान्य वर्षा। दूसरी तरफ बरसात का जल आ रहा है, उसके साथ में CO2 आ रही है, SO2 आ रही है, NO2 आ रही है। ये सारे मिलके बना देते हैं H2O, बरसात का जल, H2SO4, HNO3 या H2CO3। इससे जो बरसात होगी उसका pH कितना होगा? 5.6 से कम। और अब वर्षा कौन सी होगी? अम्लीय वर्षा। ध्यान से देखो, अम्लीय वर्षा एसिड रेन कैसे बनती है? सबसे पहले बादल होते हैं, बादलों का चित्र थोड़ा सा ऐसा ही है। बरसात हो रही है, बरसात के जल के साथ में जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, यातायात के साधनों के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड जाके जम जाती है, वो वर्षा जल के साथ में घुल के क्या बना देती है? H2CO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल वर्षा जल के साथ मिलके, जो वर्षा जल के साथ मिलकर के धरती पे आता है, तो इस जल का pH कैसा हो जाता है? 5.6 से अधिक। तो इस वर्षा को अपन क्या बोलते हैं? सामान्य वर्षा। जैसे सामान्य वर्षा हो रही है तो इसे को अपन कोई अम्लीय वर्षा नहीं बोलेंगे। लेकिन जब वायुमंडल में CO2, SO2 और NO2 ये बरसात जल के साथ में मिलते हैं, जब बरसात जल के साथ में CO2, SO2 और NO2 मिलके क्या बनाते हैं? H2SO4, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल अम्ल बोलते हैं इसको। HNO3, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये किस में आता है? प्रबल अम्ल में आता है। H2CO3 ये किस में आता है? कार्बोनिक अम्ल, प्रबल अम्ल में आता है। तो ये सारे अम्ल इस जल के साथ मिलकर के कौन सी बरसात कराते हैं? अम्लीय वर्षा, जिसका pH कितना होता है? 5.6 से कम। ठीक है, अपने को जनरली याद रखना है अम्लीय वर्षा के बारे में। ज़्यादातर पूछता नहीं है, ऐसी छोटी मोटी जगहों से वो पूछता नहीं, लेकिन अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। ये होती है अम्लीय वर्षा कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद में इस अम्लीय वर्षा का एक विकार है, अम्लीय वर्षा से